एवरीवन, वेलकम टू क्लास जस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ लेमन and it is sour in taste because of acids. आपने लेमन खाया होगा या फिर आपने लेमनेड जूस पिया होगा या लेमन वाटर पिया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो सार होता है, मतलब वो खट्टा होता है टेस्ट में। अब लेमन खट्टा क्यों होता है? लेमन खट्टा होता है एसिड की प्रेजेंस की वजह से। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज करेला एंड इट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर टेस्ट कौन सा होता है? कड़वा। तो आपने देखा होगा कि करेला जो है वो कड़वा होता है। अब करेले का कड़वा होने का क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ बेसिस, क्योंकि करेले में बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी, दैट अगर हमारा सार इन टेस्ट है तो वो एसिड्स की वजह से है, एंड बिटर इन टेस्ट है तो वो बेसिस की वजह से है। दैट मीन्स सार टेस्ट डिनोट acids and bitter taste denotes bases. Now this is a very basic concept कि क्या टेस्ट के बेस में हम एसिड एंड बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हो। तो अभी हमने क्लासिफाई किया कि अगर मेरे पास कोई सार चीज होगी तो मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ ये एसिड है, इसका जो सार टेस्ट है वो किसकी वजह से? एसिड की वजह से। एंड लेट्स सपोज मेरे पास कोई बिटर चीज है, कोई कड़वी चीज है, सो आई कैन टेल दैट इट इज बिकॉज ऑफ बेसिस। तो इतना हमें क्लियर हो गया है कि अगर सार है कोई चीज तो वो एसिड की प्रेजेंस की वजह से, एंड कोई बिटर है तो वो बेसिस के प्रेजेंस की वजह से है। Now, if someone in your family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? हमने यहाँ नोटिस किया दैट एसिडिटी से वो पर्सन जो है वो सफर कर रहा है। वो किसकी वजह से सफर कर रहा है? एसिडिटी की वजह से। अब अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जो हमने अपनी पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दैट एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, या फिर इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाउ बिकॉज यहाँ पे एसिडिटी हो रखी है तो मतलब उस पर्सन के स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा होगा। तो इनमें से हम कौन सा रेमेडी सजेस्ट करेंगे? अब लेमन जूस, लेमन जो होता है खट्टा होता है, तो लेमन जूस तो हम डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करेंगे बिकॉज लेमन में तो एसिड होता है। तो एसिड अगर हो रखा है, एसिडिटी किसी को हो रखी है, और अगर हम उसे और एसिड ही दे देंगे तो वो जो है वो सही करने की जगह और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। नाउ विनेगर, विनेगर जो है वो भी एसिड ही होता है, तो हम विनेगर भी नहीं देंगे, हम देंगे बेकिंग सोडा। हम क्या देंगे? बेकिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है हमारा बेस। तो क्योंकि उस पर्सन को एसिडिटी है, अगर हम कोई बेस वाली चीज उसे देंगे तो इससे हमारा इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा एंड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। नाउ let's study about the indicators. Now first of all, what are indicators? So an indicator changes color when it put into acid or base. हम indicators यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई पर्टिकुलर चीज जो हमें दी हुई है वो एसिड है या बेस है। जब हम उस इंडिकेटर को उसके अंदर डालते हैं तो उसके कलर के चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि जो चीज हमें दी हुई है वो एसिड है या बेस है। अब बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, हम इंडिकेटर्स को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाउ जो नेचुरल इंडिकेटर्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है लिटमस एंड टर्मरिक, एंड सिंथेटिक में हम कौन कौन से यूज करते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी इन फर्दर स्लाइड्स वी विल स्टडी कौन कौन से कलर चेंजेस होते हैं, मतलब अगर हमें लिटमस टेस्ट करना है तो लिटमस टेस्ट कैसे होता है।
अगर हमें मिथाइल ऑरेंज टेस्ट करना है तो कैसे होता है, एंड कौन सा कलर चेंज होगा, किससे हमें पता चलेगा, वो सब भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी बस हमें ये जानना था कि इंडिकेटर का काम क्या होता है एंड कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास प्रेजेंट है, so that if there will be any question like this, that what are indicators, what are the types of indicator, what are some natural indicators or what are some synthetic indicators, you can answer that question at least. तो अभी आपको बस बेसिक बनाना था अपना। नाउ अब हम लिटमस को डिटेल में पढ़ेंगे। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कलर की वो डाई होती है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि जो लिटमस है वो लिचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। लिटमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है व्हेन इट कम्स टू इंडिकेटर्स, एंड इसके सारे इंफॉर्मेशन आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है कि ये पर्पल डाई होता है, ये लिचन से एक्सट्रैक्ट होता है एंड इट इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। नाउ एसिड्स आर सार इन टेस्ट, जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि एसिड खट्टा होता है एंड ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो इस तरीके का रेड कलर आपको दे देगा एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि जिस पर्टिकुलर आपने सॉल्यूशन में या जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस में आपने इस पर्टिकुलर लिटमस पेपर को, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर को डाला है, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, दैट मीन्स द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है नेचर में। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और अगर इसको आप किसी बेस में डालते हो, वी नो दैट बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। मतलब हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और हम उसे एसिड में नहीं डालना चाहते, हम उसे बेस में डाल देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा कि वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा, एंड अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा, वो रेड ही रहेगा। इसके अलावा जो न्यूट्रल होते हैं सॉल्यूशंस, उनके केसेस में क्या होगा वो हम फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी बस इतना क्लियर रखना है हमें कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। एंड अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहेगा अगर वो बेस में डल रहा है, और अगर हमारा रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा अगर हमने उसे किस में डाला, एसिड में। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. अगर हमारा लिटमस सॉल्यूशन जो है वो ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा तो उसका कलर क्या रहेगा, पर्पल रहेगा। नाउ हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और 3 टेस्ट ट्यूब में एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। अगर हम रेड लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, रेड लिटमस पेपर मतलब ये वाला लिटमस पेपर अगर हम टेस्ट करते हैं तीनों में, तो डिस्टिल्ड वाटर के केस में रेड लिटमस पेपर पर्पलिश कलर हो जाएगा। एसिड क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं करेगा तो नो चेंज, एंड बेस क्या करेगा रेड लिटमस पेपर के केस में, ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हमें लिटमस पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते तो ये पर्पल रहता, एसिड के केस में ये रेड हो जाता क्योंकि हम ब्लू की बात कर रहे हैं अब, और यहाँ पे नो चेंज हो जाता। तो एक तरीके से आप एसिड को रेड से डिनोट कर सकते हो एंड बेस को ब्लू से डिनोट कर सकते हो। तो जैसे कि एसिड है तो वो रेड होगा
एंड अगर बेस है तो वो ब्लू होगा, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि अगर एसिड है तो वो ब्लू को रेड बना रहा है, लेकिन अगर बेस होगा तो वो ब्लू ही रहेगा, वो नो चेंज दिखाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो। नाउ एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब यहाँ पे हमने कुछ सैंपल लिए और यहाँ पर हमने काफी सारे इंडिकेटर्स लिए, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जिन इंडिकेटर्स के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। नाउ सबसे पहले हम एसिड की बात करेंगे। तो रेड लिटमस पेपर रेड दिखाएगा, अभी अभी मैंने बताया था एसिड को आप रेड से डिनोट कर सकते हो। ना ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा रेड में। फिनोफ्थलीन के केस में हमारे एसिड जो है वो कलरलेस रहेगा, एंड मिथाइल ऑरेंज के केस में भी ये रेड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो एसिड ज्यादातर रेड ही रह रहे, फिनोफ्थलीन में जो है वो कलरलेस हो जाते हैं। अगर आप कोई बेस लेते हो और बेस पे चेक करते हो, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, बेस के केस में फिनोफ्थलीन पिंक हो जाएगा, एंड बेस के केस में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा। ना न्यूट्रल केसेस में क्या रहेगा, जब सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहेगा तो रेड लिटमस पर्पल, ब्लू लिटमस पर्पल, एंड फिनोफ्थलीन में कलरलेस, एंड मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज। बिकॉज मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर आ रहा है, दैट मीन्स न्यूट्रल केसेस में वो ऑरेंज रहेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो न्यूट्रल केसेस में क्या रहेगा, ऑरेंज। तो आप मान लीजिए इसका कलर ऑरेंज है, अगर आप इसे किसी एसिड में डालते हो तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर आप इसे किसी बेस में डालते हो तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि न्यूट्रल केसेस में या इन जनरल मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर, and in case of acid it change in red color, and in case of base it change in yellow color. Now let's see how do acids and bases react with metals. तो हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए टेस्ट ट्यूब में, एंड हमने एक एसिड डाला जो कि HCl हमने डाला, तो हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने इस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया और एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराया, सो दैट सोप बबल गेट्स फिल्ड विद हाइड्रोजन। जब ये बबल फिल हो जाएगा हाइड्रोजन से तो हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये टेस्ट भी तो करना पड़ेगा दैट ये गैस कौन सी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक कैंडल से इसको बर्न करने की कोशिश की जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एंड हमने देखा जब हम इन्हें बर्न कर रहे हैं तो एक पॉप साउंड आ रही है, एंड ये पॉप साउंड जनरली सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैसेस के केस में आती है। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये हाइड्रोजन गैस है। नाउ अब ये एक बहुत ही जनरल इक्वेशन है या जनरल रिएक्शन है दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलती है एंड हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। नाउ वी कैन सी द रिएक्शन फॉर बेस। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर HCl की जगह एक बेस लिया होता, बेस के केस में मैंने यहाँ पर एक मेटल डाला, तो यहाँ पे हमें एक सॉल्ट मिल गई विच इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो वी कैन सी दैट चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही जब भी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एंड हम हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक कर सकते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मैं इस चीज पे इतना एम्फेसिस इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको सेटअप दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे हमने एक सेटअप कर रखा है, हमने एसिड ले रखा है, मेटल ले रखा है, इसमें लेट्स सपोज एक एक्स गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ हाउ विल यू कंफर्म दैट व्हाट दिस एक्स गैस इज। अब आप कैसे कंफर्म करके बताओगे कि ये एक्स गैस कौन सी है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कंफर्मेशन के लिए ही है। ये किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए है। इस वजह से ये जो कंफर्मेशन वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। अगर हम इसके पीछे पूरा मेथड समझे कि हुआ क्या है, यहाँ पे जो एसिड है एंड जो मेटल है, हमारा जो एसिड था लेट्स सपोज HCl और यहाँ पर जो हमारा मेटल था दैट इज जिंक। यहाँ पर मेटल करता क्या है, मेटल जो है वो
एसिड में से हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर देता है, तो हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन गैस की तरह निकल जाते हैं एंड जिंक जो है वो हाइड्रोजन की जगह चला जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है विच इज अ सॉल्ट, जैसे कि इस केस में भी हो रहा है। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन एटम्स निकल जाते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, और ये जो जिंक है ये हमारे बेस में जाके कनेक्ट हो गया और इसने कंपाउंड फॉर्म कर लिया विच इज अ सॉल्ट। नाउ विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? कौन सी गैस होती है? हमें पता है हाइड्रोजन गैस होती है, अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को यहीं डाल दिया ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को लाइटली ना लो, आपको पता हो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ हमें पता है यहाँ पर क्या गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा हम वही मेंशन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? आप कैसे टेस्ट करोगे कि ये गैस वही गैस है? तो आप प्रेजेंस कैसे चेक करोगे? इस तरीके से चेक करोगे, ये पॉपअप साउंड वाला जो पूरा हमने प्रोसीजर पढ़ा था आप इस तरीके से चेक करोगे। नाउ व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? कर्ड हो या सार सब्सटेंस हो, बेसिकली एसिड इन नेचर है। नाउ इसने बोला ब्रास और कॉपर, ब्रास और कॉपर क्या है? दोनों ही मेटल है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं एंड सॉल्ट बनाते हैं, जो कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा है, अभी पूरा हमने प्रोसीजर समझा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों हम कर्ड को या किसी सार सब्सटेंस को ब्रास या कॉपर के वेसल में नहीं रखते? क्योंकि इस टाइप की एक रिएक्शन होगी एंड ये जो गैस है ये पॉइजनस होती है, पॉइजन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड वो जो खाना है वो एकदम पॉइजन क्रिएट कर सकता है, वो एक पॉइजन बन जाएगा, इस वजह से हम नहीं रखते हैं। नाउ हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स? मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, वो किस तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं? तो यहाँ पर मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, आपने देख लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक एसिड। तो जब मैंने सोडियम कार्बोनेट के अंदर एसिड को डाला तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैंने इस तरीके से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जिसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था। यहाँ वाला जो पूरा हमारा टेस्ट है ये किस लिए है? ये कॉन्फर्मेशन के लिए है। तो हमने CO2 गैस को कलेक्ट किया और उसे डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। अब इससे होगा क्या? इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? इसके अंदर रिएक्शन होगी जिसके थ्रू हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट दे देगा आपको, तो हमें पता चल जाएगा कि ये CO2 गैस ही थी। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली रिएक्शन जो हमारी यहाँ पर हुई है, जहां पे CO2 गैस जो है रिलीज हुई है। तो हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट लिया, हमने HCl डाला, तो हमें मिला एक सॉल्ट, हमें मिला वाटर और हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रखा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने पास करी CO2 गैस, तो हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट जिसका एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। जैसे ही हमें यहाँ पर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा हमें कंफर्म हो जाएगा दैट CO2 गैस पास की गई होगी। अब ये वाली इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इक्वेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर हम एक्सेस CO2 पास करते हैं तो क्या होता है? अगर हम एक्सेस CO2 पास करते हैं तो हमारा ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, अब वाटर है और CO2 है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा विच विल बी सोल्यूबल इन वाटर। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम एक्सेस CO2 गैस डाल देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकती है? तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें, सो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। नाउ
Metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Effervescence हमारा produce होता है because of CO2 gas. Now the gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds form is calcium chloride. तो कैल्शियम क्लोराइड एक वन ऑफ द कंपाउंड हमारा बन रहा है एंड कैल्शियम क्लोराइड इज बेसिकली सॉल्ट. अब ये कौन सी रिएक्शन है? अभी अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ी वही है. तो कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में था. उसके बाद हमने HCl इसके अंदर डाला एक्वस फॉर्म में एंड इसने हमें क्या दिया? कैल्शियम क्लोराइड दिया एंड इसने हमें दिया CO2 गैस प्लस वाटर. इसके अलावा हमारा क्वेश्चन ये भी है दैट इस पूरी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है. तो अगर हम कैल्शियम देखें तो कैल्शियम हमारा 1 है, क्लोरीन हमारा 2 है और यहाँ 1 है. तो हमें क्लोरीन को करना है पूरा बैलेंस. कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम सिंपली 2 लगा देंगे तो पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी. नाउ how do acids and bases react with each other? acids and bases एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमें पता है, क्योंकि हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ना जिसमें मैंने आपसे पूछा था इफ अ पर्सन इन योर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम. तो आप उन्हें बेस सजेस्ट करोगे कोई ताकि नलिफाई हो जाए इफेक्ट. तो हमें पता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करके कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि नलिफाई हो जाए. तो अब देखते हैं क्या बनाएंगे एग्जैक्टली. बट उससे पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो मेरे पास एक बेस है, इसके अंदर मैंने फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाला. अगर हम एक बेस के अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें पता है कि कलर क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा पिंक. अब इसके अंदर मैंने एसिड ऐड किया. एसिड ऐड करने की वजह से ये जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज एसिड एंड बेस जो है वो क्या हो जाएंगे? वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा और वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेंगे. बिकॉज हमें पता है फिनोफ्थलीन न्यूट्रल चेंजेस में या न्यूट्रल कंडीशंस में क्या कलर दिखाता है? वो बेसिकली कलरलेस कलर दिखाता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं रहता है. तो इस वजह से जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा. अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो ये है हमारा बेस एंड बेस के अंदर हमने डाला एसिड. तो यहाँ हमें मिल गया सॉल्ट एंड वाटर. अगर हम इसकी एक जनरल इक्वेशन देखें, एक जनरल रिएक्शन देखें तो बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स. किस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है? तो मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, मैंने इसके अंदर क्या डाला? मैंने इसके अंदर डाला HCl. तो यहां मुझे एक ब्लू ग्रीन कलर मिल जाएगा. अब ये ब्लू ग्रीन कलर मुझे क्यों मिला है? बिकॉज metal oxides react with acids to give salts and water. Similar to the reaction of a base with an acid, metal oxides are said to be a basic oxides. इस पूरी लाइन को समझने से पहले ये इक्वेशन लिखते हैं पहले. तो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, मैंने इसके अंदर डाला HCl, तो हमें मिल गया कॉपर क्लोराइड एंड वाटर. अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर दे तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी हमारी एंड इसकी वजह से हमारा ब्लू ग्रीन कलर आया है. इस कंपाउंड की वजह से हमारा ब्लू ग्रीन कलर आ गया ना. मेटल ऑक्साइड्स जो कि ये है, जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ मतलब HCl, ये क्या देगा? एक सॉल्ट और वाटर. दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड. अभी अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ी है जिसमें बेस रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ, सेम रिएक्शन है ये, क्योंकि उसके अंदर भी सॉल्ट एंड वाटर मिलता था. तो ये सेम रिएक्शन है जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं. बट यहाँ पे तो कोई बेस है ही नहीं, यहाँ पे तो ये जो है वो एसिड है. तो बेस कौन सा हुआ? ये जो ऑक्साइड है, या फिर हम कह सकते हैं दैट मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं.
तो यहां हमने लिखा हुआ है मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स। एंड अगर हम एक रिएक्शन देख लें, that metal oxides when react with acid it gives salt and water, and metal oxides are said to be basic oxides. Metal oxides are said to be basic oxides. Now reaction of non-metallic oxide with base, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेस एंड ये है मेरा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है, अभी अभी हमने पढ़ी थी ये रिएक्शन। यहां हमें एक मिल गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन विद द बेस एंड एन एसिड, ये रिएक्शन एसिड एंड बेस वाली है, बट इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने क्या किया था, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट किया था। तो ये रिएक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस टाइप की रिएक्शन, ये रिएक्शन किससे सिमिलर है, एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन थी उससे सिमिलर है। सो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड क्या है, मेटालिक ऑक्साइड अभी अभी हमने पढ़ा था कि उन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स कह सकते हैं या बोल सकते हैं बेसिक है नेचर में। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स किस टाइप का नेचर दिखाते हैं, एसिडिक नेचर दिखाते हैं। एंड विद दिस हमने आज का अपना टॉपिक खत्म कर लिया है। हमने सारी रिएक्शंस देख ली, किस टाइप की प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड बेस दिखाते हैं, हमने वो सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए हैं। अब आपका काम है नोट्स प्रिपेयर करना, एंड जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ ही साथ इक्वेशंस लिखो और ट्राई करो बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखो। अभी ही बैलेंस इक्वेशंस लिख लो, बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि आप बाद में शायद फिर इक्वेशंस लिखो ही ना। जो आप अभी करोगे वही आपको पेपर में भी आदत पड़ जाएगी। तो अपने नोट्स में भी इक्वेशंस लिखो एंड बैलेंस लिखो। जब भी आपको इक्वेशन लिख रहे हो ट्राई कि आप उसे ऑलरेडी पहले ही बैलेंस कर लो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखो ही मत, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बैलेंस्ड इक्वेशंस पे हाथ बैठ जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।